सोचिए कोई इंसान ना एक खजाने की तलाश में अपनी सारी उम्र पूरी दुनिया घूमने में निकाल दे। हाँ, अपना घर-बार छोड़ दे और खतरनाक रेगिस्तान भी पार करे। बिल्कुल, वो बुरी तरह पिटता है, लुटता है और सिर्फ आखिर में ये जानने के लिए कि खजाना तो वहीं दफन था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। मतलब ये तो किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है ना? अरे हाँ, ये तो सुनने में किसी बड़े मजाक जैसा लगता है। एकदम। लेकिन असल में ना ये एक ऐसी पहेली है जिसमें आत्म खोज का सबसे बड़ा राज छिपा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम किसी आम स्रोत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पोलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द एल्केमिस्ट के मुख्य अंश है। और इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एकेडमिक रिसर्च पेपर भी है जो इस उपन्यास में छिपे सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार के दर्शन का गहराई से विश्लेषण करता है। पे कहा तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे एक चरवाहे की इस कहानी में सुकरात और कार्ल यूंग के अमर गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, कैसे इन दार्शनिक विचारों को आज के आधुनिक करियर और जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदला जा सकता है। पर इस कहानी के मुख्य पात्र सैंटियागो के बारे में बात करने से पहले मुझे लगता है उस इंसान के दिमाग को समझना बहुत जरूरी है जिसने इसे लिखा। पाउलो कोएल्हो। हाँ, पाओलो कोएल्हो। क्योंकि उन्होंने इस किताब को बस किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी कल्पना से नहीं लिख दिया था। उनका अपना जीवन ही आत्म खोज की इतनी बड़ी मिसाल है जो सीधी उनकी लिखावट में झलकती है। सही कहा आपने। उनका सफर सच में बहुत उतार चढ़ाव भरा था। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में उनका जन्म हुआ था और वो हमेशा से जानते थे कि उन्हें लेखक बनना है। लेकिन समाज और परिवार का दबाव तो होता ही है ना। बिल्कुल। तो उसी दबाव में उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया। पर फिर 1970 में उन्होंने वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अरे, मतलब सीधा ड्रॉप आउट। हाँ, उसके बाद तो उन्होंने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप की लंबी यात्राएं की। एक सफल गीतकार भी बने। अच्छा, तो वो गीतकार भी थे। बिल्कुल थे। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत गहरा अंधेरा तब आता है जब 1974 में ब्राजील के मिलिट्री तानाशाही के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सिर्फ उनके विचारों के लिए। बाप रे, मुझे ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। एक इंसान जो अपनी आवाज ढूंढना चाहता है उसे ही कैद कर लिया गया। वही तो। लेकिन यही वो भटकाव है जिसने उन्हें आगे के लिए तैयार किया। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो करीब 38 साल के थे। 38 साल। हाँ, 1980 में उन्होंने स्पेन में 500 मील लंबी रोड ऑफ सेंटियागो डी कंपोस्टला नाम की एक प्राचीन पैदल यात्रा की। 500 मील पैदल। ये तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा, बहुत ज्यादा। और इसी अकेलेपन और लंबे सफर के दौरान उन्हें एक आध्यात्मिक जागृति मिली। उन्हें समझ आया कि उन्हें अपना पूरा जीवन सिर्फ लिखने को समर्पित करना है। वाओ। और इसी अनुभव पर उन्होंने अपनी किताब द पिलग्रिमेज लिखी है ना। बिल्कुल। और उसके बाद 1988 में आई द एल्केमिस्ट। उसके बाद भी उन्होंने कई बेहतरीन किताबें लिखी, जैसे बाय द रिवर पिएड्रा, आई सैट डाउन एंड वेप्ट, द वॉल्करीज, द फिफ्थ माउंटेन और वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। मैं सोच रही थी कि 38 साल की उम्र में अपनी पहली किताब प्रकाशित करना। आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो लोग 25 साल तक अपना करियर पूरी तरह सेट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत बड़ा करियर पिवट है। लोग सोचते हैं कि अगर 30 की उम्र तक अपना मकसद नहीं खोजा तो उनकी जिंदगी खत्म। लेकिन कोहेलो का ये लंबा संघर्ष दिखाता है कि अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचानने की कोई डेडलाइन नहीं होती। सही बात है। और अगर हम इस किताब के मुख्य किरदार सैंटियागो को देखें तो उसकी कहानी भी तो कोएल्हो के अपने भटकाव का ही एक प्रतीक लगती है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। कहानी स्पेन के अंडालुसिया शहर के एक युवा चरवाहे सैंटियागो की है, जो अपनी भेड़ों के साथ सफर करता है और अपनी जिंदगी से खुश भी है। हाँ। लेकिन अचानक एक सपना उसकी इस शांति को तोड़ देता है। उसे 2 बार सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और यहीं पर वो एकेडमिक रिसर्च पेपर एक नया नजरिया पेश करता है ना। बिल्कुल। पेपर के मुताबिक ये सपना असल में सुकरात की विचारधारा का मूल सिद्धांत है, नो दाई सेल्फ, यानी स्वयं को जानो। तो क्या सपना देखना एक तरह की सुकराती प्रक्रिया है? मतलब सुकरात तो सवाल जवाब के लिए जाने जाते थे।
एक चरवाहे का सपना इस दर्शन में कैसे फिट होता है? सुकरात का मानना था कि बिना आत्मनिरीक्षण के जीवन जीने लायक नहीं है। जब सैंटियागो को वो सपना आता है तो वो अपनी आम जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है। अच्छा, तो वो सपना असल में उसके अवचेतन मन की आवाज थी। बिल्कुल, उसकी यात्रा एक भौतिक सफर कम है और आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन की निरंतर प्रक्रिया ज्यादा है। मतलब वो एक मॉडर्न लाइफ ऑडिट कर रहा है, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से पूछते हैं कि क्या यही वो काम है जो मैं सारी उम्र करना चाहती हूँ? एकदम सही उदाहरण है। पर सवाल पूछना एक बात है और उस पर अमल करना अलग बात। तो उसको आगे का रास्ता कैसे मिलता है? रास्ता खुद उसके सामने आने लगता है। वो एक जिप्सी महिला से मिलता है जो सपने का मतलब बताती है। फिर वो सलेम के एक बूढ़े राजा मेल्किजेदेक से मिलता है। और ये राजा ही उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, राइट? हाँ, कि हर इंसान का इस दुनिया में एक तय लक्ष्य होता है जिसे पाने की उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है। और यहाँ रिसर्च पेपर बहुत गहरा पॉइंट रखता है। कार्ल यूंग की साइकोलॉजी में इन किरदारों को आर्केटाइप्स कहा जाता है। आर्केटाइप्स मतलब ये बूढ़ा राजा कोई आम इंसान नहीं है? नहीं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक मेंटर आर्केटाइप है जो हमारे दिमाग को रिस्क लेने के लिए तैयार करता है। राजा उसे फैसला लेने के लिए उरिम और थुम्मिम नाम के 2 पत्थर भी देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में हम अपने करियर के शुरू में मेंटर्स या करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं। एग्जैक्टली। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें कोई जादुई उरिम और थुम्मिम दे दें, कोई ऐसा टूल बता दें जिससे डिसीजन लेना आसान हो जाए, पर हम फैसला तो आखिर में खुद ही लेना पड़ता है। और सैंटियागो वो फैसला लेता भी है। वो अपनी सभी भेड़ें बेच देता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है और अफ्रीका के टैंजियर चला जाता है। पर इतना बड़ा रिस्क लेने का उसे क्या सिला मिलता है? टैंजियर पहुंचते ही उसे लूट लिया जाता है, उसकी सारी जमा पूंजी छिन जाती है। हाँ, एक पल में वो आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरता है। अगर ये आत्मखोज का सफर है तो पहले ही कदम पर ऐसी सजा क्यों? ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग है। क्योंकि कार्ल जुंग के मुताबिक इंडिविजुएशन की जो प्रक्रिया है, जहां एक इंसान मुकम्मल होता है, वो बिना किसी ट्रायल या परीक्षा के पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, तो वो लूट असल में एक परीक्षा थे। जुंग कहते हैं कि चेतन और अवचेतन मन का संतुलन तभी बनता है जब आपका पुराना अस्तित्व पूरी तरह टूट जाए। वो लूट उसके भौतिक डर को तोड़ने के लिए थी। वाह, मतलब अगर वो वहां हार मानकर किसी तरह स्पेन लौट जाता तो वो वही पुराना चरवाहा ही रह जाता। बिल्कुल, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ पूरा 1 साल तक काम करता है ताकि आगे के सफर के लिए पैसे जुटा सके। ये क्रिस्टल व्यापारी वाला हिस्सा ना मेरे लिए इस पूरी किताब में सबसे बड़ा आई ओपनर रहा। वो कैसे? मतलब व्यापारी बहुत पैसा कमाता है, लेकिन जब सैंटियागो उससे पूछता है कि वो अपने मक्का जाने के सपने को पूरा क्यों नहीं करता, तो उसका जवाब दिल दहला देने वाला होता है। हाँ, वो कहता है कि उसे डर है कि अगर उसने अपना सपना पूरा कर लिया तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। यही बात यहाँ आकर ना फिलॉसफी सच में थोड़ी चुभने लगती है। ये कहानी एकदम मॉडर्न रियलिटी से सीधे टकराती है। ये चुभन इसलिए होती है क्योंकि ये एक आम इंसान के डर को दर्शाता है। इसे मनोविज्ञान में फियर ऑफ सक्सेस या सफलता का डर कहते हैं। मतलब डर फेल होने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि अगर सपना हकीकत बनने के बाद की अनिश्चितता कैसी होगी। बिल्कुल, हमारे समाज में भी ऐसे हजारों लोग हैं जो सालों से अपना स्टार्टअप शुरू करने या कोई किताब लिखने का बस सपना देखते हैं। वो सपना उन्हें जिंदा तो रखता है, पर उसे रियलिटी बनाने से वो डरते हैं। क्योंकि उसके लिए अपना सुरक्षित कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। सही कहा। किताब का दर्शन साफ समझाता है कि पर्सनल लेजेंड को पाने के लिए इस कंफर्ट जोन को पूरी तरह तोड़ना ही पड़ता है। और सैंटियागो ये गलती नहीं करता। वो पैसे कमाता है और आगे बढ़ता है। फिर वो सहारा रेगिस्तान पार करने के लिए एक कारवां में जाता है। और वहां एक नया किरदार सामने आता है, द इंग्लिशमैन, यानी एक अंग्रेज व्यक्ति जो एल्केमिस्ट की तलाश में है। पर ओह, वो रेगिस्तान के सफर पर ध्यान देने के बजाय पूरे रास्ते सिर्फ मोटी-मोटी किताबें ही पढ़ता रहता है। और यहीं पर किताबी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का बहुत बड़ा अंतर समझाती है। अंग्रेज के पास किताबी ज्ञान बहुत है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है। तो इसके बारे में एल्केमिस्ट का क्या कहना है? जब आगे चलकर एल्केमिस्ट का किरदार आता है तो वो बहुत साफ शब्दों में कहता है कि एल्केमी यानी सच्चा ज्ञान सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन के माध्यम से। सिर्फ एक्शन? आज के मॉडर्न करियर लैंडस्केप में इसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कह सकते हैं। एग्जैक्टली। लोग इतने सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, बिजनेस किताबें पढ़ते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं,
लेकिन ग्राउंड पर कोई काम शुरू नहीं करते। वही बात हो गई ना कि आपने तैरने पर 10 किताबें पढ़ ली पर पानी में कभी पैर तक नहीं रखा। बिल्कुल। जब तक आप अपने किताबी ज्ञान को रेगिस्तान जैसी मुश्किल हकीकत में टेस्ट नहीं करेंगे, आपके आइडियाज का कोई मोल नहीं है। और खास बात यह है कि सैंटियागो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इशारों को समझ रहा है, जिसे किताब में शकुन या ओमन्स कहा गया है। हाँ, वो रेगिस्तान की भाषा सीख रहा है। पर यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है। एक आधुनिक डेटा ड्रिवन इंसान इन शकुन वाली बातों को कैसे अप्लाई करे? मतलब ये थोड़ा अंधविश्वास जैसा साउंड नहीं करता? अगर हम इसको रूहानी शब्दों से हटाकर हम थोड़ा प्रैक्टिकल और एनालिटिकल भाषा में सोचें, तो ओमन्स असल में डेटा पॉइंट्स और गट फीलिंग का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इस दुनिया में हर चीज पैटर्न पे चलती है। जो लोग अपने आसपास के माहौल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, वो ये पैटर्न पहचान लेते हैं। जैसे सैंटियागो रेगिस्तान की हवा और जानवरों की चाल को ऑब्जर्व करता है। एग्जैक्टली। आधुनिक पेशावरी जीवन में ये मार्केट के नए ट्रेंड्स को पहचानना है। कई बार स्प्रेडशीट कुछ और कहती है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको पहले ही आगाह कर देता है। वाओ! तो इंट्यूशन असल में आपके सालों के माइक्रो ऑब्जर्वेशंस का अवचेतन नतीजा है। बिल्कुल। इसे इस तरह देखने से ये कॉन्सेप्ट एकदम जमीन पर आ जाता है। बिल्कुल। इसके बाद कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कारवा अल्फ्यूम नाम के एक ओएसिस पर रुकता है, जहां सैंटियागो को फातिमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। अब आमतौर पर ऐसी कहानियों में प्यार या तो कमजोरी बन जाता है या रास्ते की रुकावट, पर ऐसा लगता है कोएल्हो ने इश्क को एक अलग ही लेंस से देखा है। क्योंकि फातिमा कोई आम प्रेमिका का आर्केटाइप नहीं है। वो रेगिस्तान की लड़की है और वो सैंटियागो को रोकने की जिद नहीं करती। हाँ, वो तो उसे अपना खजाना ढूंढने जाने को कहती है। वो कहती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो उसकी मंजिल के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनेगा। मॉडर्न करियर के संदर्भ में इसे बहुत सटीकता से जोड़ा जा सकता है। मतलब एक एम्बिशन ड्रिवन इंसान के लिए एक सपोर्टिव पार्टनर या नेटवर्क होना। बिल्कुल। एक ऐसा पार्टनर जो आपके विकास का हमसफर बने, न कि आपको गिल्ट फील कराकर पीछे खींचे। सच्चा रिश्ता आपके पर्सनल लेजेंड के टकराव में नहीं आता। तो फातिमा के उस सपोर्ट के बाद वो आखिरकार द एल्केमिस्ट से मिलता है और एल्केमिस्ट उसे विश्व की आत्मा यानी सोल ऑफ द वर्ल्ड से परिचित कराता है। हाँ, द सोल ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की आत्मा क्या है? क्या ये भगवान को पुकारने का कोई अलग तरीका है या इसमें कोई खास मैकेनिज्म छिपा है? मनोवैज्ञानिक नजरिए से सोल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है उस आंतरिक और भारी सिंक्रोनिसिटी से, जहां एक इंसान का अस्तित्व और ब्रह्मांड के नियम एक लय में आ जाते हैं। मतलब एक परफेक्ट हार्मनी बन जाती है। बिल्कुल। रिसर्च पेपर कहता है कि वेदांत दर्शन में जो ब्रह्मन और आत्मान का रिश्ता है, या सूफी दर्शन में फना का जो कॉन्सेप्ट है, खुद को मिटाकर खुदा को पाना, ये वही बात है। तो जब एल्केमिस्ट कहता है कि वो उसे कुछ नया नहीं सिखाएगा बल्कि वो ज्ञान जगाएगा जो उसके अंदर पहले से मौजूद है, हाँ। तो वो उसे कार्ल जुंग के सेल्फ से मिला रहा है। एकदम सही। एक ऐसी स्थिति जहां आपका ईगो खत्म हो जाता है और आप अपने लक्ष्य का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ से कहानी सीधे अपने सबसे दिलचस्प और थोड़े अजीब अंजाम की तरफ बढ़ती है। वो दोनों रेगिस्तान पार करते हैं, मौत के मुंह से बचते हैं। और आखिरकार सैंटियागो अकेले उन महान पिरामिडों तक पहुंचता है। हाँ, उसका खजाना वही है। वो खुदाई शुरू करता है और तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं और वो उसे पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। वो लुटेरे उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक सपने के लिए यहाँ आना बेवकूफ़ी थी। पर तभी एक लुटेरा अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाता है जो सब कुछ पलट देता है। वो लुटेरा कहता है कि उसने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन के एक गांव में एक गिरे हुए चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। और ये बिल्कुल वही जगह थी जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जहां वो अपनी भेड़ें चराता था। ये सुनकर लहूलुहान सैंटियागो भी मुस्कुरा देता है। वो वापस लौटता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे सच में सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा संदूक मिल जाता है। पर यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना। मुझे ये हिस्सा ना बिल्कुल उस वीडियो गेम क्वेस्ट जैसा लगता है। वीडियो गेम क्वेस्ट। हाँ, जहाँ एक खिलाड़ी पूरे मैप को पार करता है, सारे खतरनाक बॉसेस से लड़ता है और आखिरी दरवाजे पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि गेम जीतने की चाबी तो वहीं पड़ी थी जहां से उसने गेम शुरू किया था। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आता है कि अगर खजाना स्पेन में ही था तो मिस्र तक की इतनी कष्टदायक यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था? क्या वो घर बैठे बैठे अमीर नहीं बन सकता था? देखिए, अगर वो वहीं स्पेन में रुका रहता तो उसे वो खजाना कभी नहीं मिलता।
क्योंकि उस पेड़ के नीचे खोदने का ख्याल उसके दिमाग में कभी आता ही नहीं। अच्छा। इंडिविजुएशन का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि इंसान तब तक अपना पूरा पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकता जब तक वो कठिनाइयों की आग में तप ना जाए। वाओ, मतलब अगर वो बिना किसी मेहनत के खजाना पा लेता तो वो एक आम घबराया हुआ चरवाहा ही रहता। बिल्कुल, उस यात्रा ने उसे रेगिस्तान की भाषा सिखाई, उसे उसके आंतरिक एल्केमिस्ट से मिलवाया, प्यार सिखाया और उसके अंदर के डर को खत्म किया। तो वो सोना खजाना नहीं था, बल्कि वो नया सैंटियागो खुदे खजाना था। एग्जैक्टली। यानी यात्रा खजाना पाने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को उस खजाने के योग्य बनाने के लिए थी। इसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें तो अक्सर लोग कामयाबी तो बहुत जल्दी चाहते हैं, बिना मेहनत के। हाँ, लेकिन उस कामयाबी को संभालने के लिए जिस मानसिक मजबूती की जरूरत होती है ना, वो बिना स्ट्रगल्स के नहीं आती। जैसे लॉटरी का पैसा लोग अक्सर गंवा देते हैं, यही है। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से एक बात कही थी ना। हाँ, किसी सपने के साकार होने से ठीक पहले विश्व की आत्मा रास्ते में सीखी गई हर एक चीज का परीक्षण करती है। एक आखिरी टेस्ट। बिल्कुल, ये लुटेरे, वो आखिरी मारपीट, ये दुर्भाग्य नहीं था, ये उस ब्रह्मांड द्वारा लिया गया एक फाइनल एग्जाम था। ये देखने के लिए कि क्या हम अपने सपनों के साथ साथ सीखे गए सबक पर भी महारत हासिल कर पाए हैं या नहीं। ये बहुत गहरी बात है, और उस कहानी के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत इशारा भी तो दिया गया है। जिन पिरामिडों के पास सैंटियागो गिरा था, जहां उसके आंसू मिट्टी पर गिरे थे, वहां से एक स्कैरब बीटल निकलता है। और मिस्र की प्राचीन कहानियों में स्कैरब बीटल ईश्वर का प्रतीक है। मतलब उसकी वो तकलीफ, वो दुख, वो मार खाना, वही दरअसल दिव्य मार्गदर्शन था। अगर वो पिटता नहीं तो लुटेरा उसको ताना नहीं मारता। और अगर ताना नहीं मारता तो उसे स्पेन वाले खजाने का पता ही नहीं चलता। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है, जो मैं चाहूंगी कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद से आजमाएं। वो क्या है? कि किसी के भी जीवन या करियर में जो सबसे बड़ी रुकावटें या झटके आते हैं, जो लगातार असफलताएं मिलती हैं, क्या वो सच में हमें रोकने या तबाह करने के लिए हैं? या फिर वो एक आखिरी परीक्षण है? बिल्कुल। इस विश्व की आत्मा या ब्रह्मांड द्वारा लिया गया एक फाइनल टेस्ट, बस ये देखने के लिए कि क्या हम सच में अपने उस खजाने के योग्य बन पाए हैं। शायद थोड़ी तकलीफ झेलना उस नई मंजिल को पाने की कीमत है। सही कहा। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं।